लेक्चर नंबर 10। तो अब हम लोग आगे आज के क्लास में बात करेंगे नया टॉपिक विच इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लासिकल जेनेटिक्स खत्म हो गया, मेंडल का एरा खत्म हो चुका है और अब पोस्ट मेंडेलियन आ रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोम को लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उसके बेसिस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हम लोग को ये समझना है कि जो मेंडल ने वर्क किया था, मेंडल हैड डन वर्क ऑन पी कौन से साल में? 1800 1863 तक, ये 7 years, जिसको पब्लिश किया, विच गॉट पब्लिश्ड 1865। हाँ, इसके 2 साल के बाद में 1865, ये जहां पर वर्क को पब्लिश किया इन्होंने, ही डिड नॉट गॉट रिकॉग्निशन ऑफ दिस वर्क टिल 1900। अब क्या रीजन था, व्हाट आर द रीजन कि इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला, इसको समझना है। रीजन बिहाइंड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज्ड मेंडल्स वर्क, क्या रीजन था? तो कुछ रीजन को मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, कुछ को डिस्कस यहाँ और करेंगे हम लोग। सबसे पहला मैंने बताया था कि इनके एक तरफ से दुश्मन थे कौन? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और AR वैलेस, दो साइंटिस्ट थे, टू साइंटिस्ट, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन और उनके फ्रेंड AR वैलेस had rejected the concept of मेंडल। ये सबसे बड़े हर्डल थे, वेल नोन साइंटिस्ट थे उस जमाने के। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा बात कर लिया है कि क्यों ये थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने ये बताया कि इस तरह का जीन कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो भी चीज़ें आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज़ शोन बाय, इट इज़ डन बिकॉज ऑफ नेचर। दूसरा जो मेजर पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि वर्क जो इन्होंने जो वर्क पब्लिश किया, अभी आज के ज़माने में क्या होता है, साइंस जर्नल, बहुत सारे जर्नल होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल, उसमें हम लोग वर्क को पब्लिश करते हैं। जो भी अपना काम, रिसर्च पेपर होता है, उनको पब्लिश करते हैं, वो ऑनलाइन है। तो कोई इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको तुरंत रिकॉग्निशन मिल जाएगा, क्योंकि वो काम आपने जिस जर्नल में डाला है वो ऑनलाइन सभी के पास अवेलेबल है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा होता नहीं था। उस ज़माने में क्या होता था कि पार्टिकुलर उस एरिया में या उस कंट्री के किसी पार्टिकुलर एरिया में या कैपिटल में एक दो जर्नल पब्लिश होते थे, हार्ड कॉपी, जैसे न्यूज़पेपर कैसे होता है उसी तरीके से वो जर्नल का हार्ड कॉपी होता था। इनफैक्ट 90s तक तो इंडिया में भी वही होता था, 1990s तक। वो तो 90s के बाद में ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन आने लगा और सब लोग ऑनलाइन अब पब्लिश करने लगे, और अभी तो हार्ड कॉपी पूरा ख़त्म हो गया, ऑनलाइन ही हो गया पूरा सारे जर्नल। तो यहाँ पर जो जिस इन्होंने जर्नल में अपना काम पब्लिश किया, वो जर्नल वेल नोन जर्नल नहीं था, उसको ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, उसका लिमिटेड सर्कुलेशन था। तो यहाँ पर ये समझना है कि ही पब्लिश्ड हिज वर्क द प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, ये जर्नल का नाम था, जर्नल का नाम है जिसमें इन्होंने वर्क को पब्लिश किया था। बट दिस जर्नल had limited number of circulation in localized area। ये वहाँ उस कंट्री के, ऑस्ट्रिया के बाहर में ये जर्नल जाता भी नहीं था। तो लोग, इवन उस कंट्री के ऑस्ट्रिया में सारे लोगों को भी मालूम नहीं था, रूरल एरियाज में मालूम ही नहीं था। कैपिटल ब्रन वहाँ का कैपिटल है, तो वहीं पर वो
कैपिटल तक ही था। तो ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं था, इसका नंबर ऑफ कॉपीज़ बहुत ज़्यादा प्रिंटेड भी नहीं होते थे, इसलिए इनके वर्क को लोग जानते भी नहीं थे, बहुत उस ज़माने में जाना भी नहीं लोगों ने। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा हर्डल था कि इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। थर्ड थर्ड आ रहे हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट की बात किया वो कॉन्सेप्ट उस जमाने के कॉन्सेप्ट से बहुत आगे की बात थी। लोग उसके बारे में सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होता होगा। जनरली हम लोग उसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जिसको हम लोग सोचते हैं या समझते हैं या उस दौर में चल रहा है। अभी कल को बोले कोई, आज से कम 30 साल पहले ये कोई बोलता कि पानी जो तुम पी रहे हो वो पानी अगले 20 साल 30 साल के बाद में 20-20 रुपए या 10-10 रुपए के बॉटल में बिकेगा और तुमको खरीद के पीना होगा, लोग नहीं यकीन करते। क्या क्या बात कर रहा है यार, पानी भी लोग खरीद के पियेंगे? हमारे दादा और फादर वाले ज़माने में कोई सोचा होगा क्या? कोई सोचा होगा कि मोबाइल जैसा एक आ जाएगा कि घर बैठे किसी को भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो? नहीं कोई सोचा होगा। तो उस ज़माने में कोई ऐसा बात करेगा तो लोग हँसेंगे। सेम चीज़, यही चीज़ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने जो बात बताया कि जो फैक्टर आप देख रहे हो, जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, वो कैरेक्टर बेसिकली एक जीन कैरी करता है, एक फैक्टर कैरी करता है जो वो किसी पैरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है और वही उस कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। कोई और डिसाइड, नेचर डिसाइड नहीं करता कि नेचर में ऐसा रिक्वायरमेंट है तो इस तरह का कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोग इसको, इनके जो थॉट्स थे, मेंडल का थॉट था या एक्सप्लेनेशन था या पोस्टुलेट्स थे या लॉ था, उस लॉ को सुनकर लोग हंसे, मजाक उड़ाया उस वक्त। तो ये एक बात समझना है कि ये भी एक मेजर हर्डल था उनके लिए। ही पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसको लेटर ऑन में जीन बोला गया। जोहानसन ने ये टर्म दिया जीन, लेकिन उस जमाने में मेंडल ने फैक्टर ही बोला था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर विच actually carry the information of all characters to next generation from पेरेंट्स। पेरेंट्स से वो नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाएंगे और वो कोई फैक्टर लेकर जाएगा। लोगों ने इस थ्योरी को, इनके इस पोस्टुलेट्स को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में चौथी चीज़, इन्होंने जो वे कंफर्म करने के लिए, ये पोस्टुलेट्स को कंफर्म करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का यूज़ किया, फार्मूलाज का यूज़ किया, रेशियो का यूज़ किया, वो बहुत कुछ चंद लोग जानते थे। इसीलिए वो उस थ्योरी को भी नहीं समझ पाए और उनके कैलकुलेशन को भी नहीं समझ पाए। तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक रहा। हिज अप्रोच, नेक्स्ट हम लोग बात करें हिज अप्रोच ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, स्टैटिस्टिकल थिंग्स, एवरेज वैल्यू और मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन और रेशियो का अप्रोच, वो नहीं कर पाए। हिज अप्रोच ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस of data and which was based on mathematical calculation and a statistical calculation, which was far ahead of that time. Next, इनके काम का hurdle, there was no direct proof, no direct proof about the फैक्टर। फैक्टर का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, मतलब फिजिकल प्रूफ नहीं था, ये दिखा नहीं सकते थे। फिजिकल प्रूफ was not present about factor. Next one, no concept about gene, क्रोमोसोम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त।
जिसकी वजह से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला कि हाउ टू प्रूव दिस फैक्टर फिजिकली, कैसे दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ पे याद रखना, मुझे नहीं लगता यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कोई नीट में, लेकिन फिर भी चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको समझना है, क्योंकि उस दौर के, उस एरा के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने भी इनके थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। अब आ रहे हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ें कि ये बात समझ में आ गया। अब इसका कोई प्रूफ, तो अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इनके फैक्टर को, जो ये सारे चीज़ें जो मैंने बताया यहाँ पर या इन्होंने बताया, इसका कैसे डायरेक्ट प्रूफ हुआ। तो 1900 सेंचुरीज में दो तीन साइंटिस्ट जिन्होंने इसके इनके वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो मेंडल की डेथ हो गई कब? 1884 में। तो आफ्टर मेंडल डेथ तीन डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैंने शायद बता दिया है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, 3 साइंटिस्ट सेपरेटली rediscover the Mendelian work। कौन कौन से थे वो? हीगो डिवेरिस, चलो अभी लिख दिया है तो हीगो डिवेरिस पूरा नाम था। उसके बाद में टेसर मार्क, हाँ वो भी लिख सकते हो टेसर, चलो अभी लिख दे रहा हूँ टेसर मैक। और तीसरे थे कॉरेन। हीगो डिवेरिस ये कंट्री का पूछते हैं तो हॉलैंड के थे ये। टेसर मार्क ऑस्ट्रिया के थे और कॉरेन थे जर्मनी के। कब किया? 1900 में, 1900। और इन्होंने बताया कि ये जो काम इन्होंने सेपरेटली किया हुआ है, ये सिंपल लॉ फॉलो कर रहा है जो मेंडल ऑलरेडी 1865 में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उनको ऑनर देना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स का। इनके बाद ही उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। 1900 सेंचुरीज की बात हो रही है। इस वक्त में लोगों ने कुछ हद तक सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर लिया था और उसके बाद में मियोसिस को स्टडी करना शुरू किया। सेल डिवीज़न का कुछ हद तक बहुत सारे ऑर्गेनेल का डिस्कवरी हो चुका था। न्यूक्लियस को लोग एनालिसिस करना शुरू कर दिया था। सेल कोई गैमेट सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत हद तक नॉलेज हो गया था। तो अब आ रहा है यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सुटैन एंड वोवेरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज है क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पर अब क्योंकि जहाँ पर ऑलरेडी ये अब डिसाइड हो गया कि फैक्टर का नाम ऑलरेडी दे चुके हैं किसको? जीन को। जीन इज नथिंग बट इट इज अ फैक्टर, ठीक है, जोहानसन ने ये बता चुके हैं। लोगों ने ये देखा कि ये बेसिकली जीन, इस थ्योरी से क्या कंक्लूड होता है? इस थ्योरी से ये कंक्लूड होता है कि जीन जो होगा वो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर है, क्रोमोसोम्स के ऊपर है। यानी देयर इज ए ह्यूज सरफेस एरिया which is called chromosome and this chromosome is made up of DNA। तो DNA is a chemical unit of gene। जीन क्या है? जीन जो वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहा है। तो ये किससे बना होगा? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना होगा, डीएनए से बना होगा। तो दैट इज ए केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट होगा कौन सा? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सपोज क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सरफेस एरिया है और इसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं? जीन प्रेजेंट है। ये जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है। हाँ बोलिए सर। आप वहाँ पर देयर वॉज नो लिखना भूल गए। कहाँ? ओ अच्छा सॉरी, हाँ देयर वॉज डायरेक्ट मैंने लिख दिया, थैंक्स। यहाँ पर देयर वॉज नो होगा, राइट। ये वॉज नो डायरेक्ट एविडेंस, थैंक्स है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये क्या है? जीन है। अब लोगों ने क्यों बोला कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड होगा? क्योंकि जब एनालिसिस किया
तो जीन का नंबर बहुत ज़्यादा होगा क्रोमोसोम के नंबर के कंपैरिजन में। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम का नंबर 1 है लेकिन जीन का नंबर बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से ह्यूमन की बात करें तो वहाँ ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर लिमिटेड है लेकिन जीन का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जीन किस पर प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम पर। ऑल्दो मैं फिर बता रहा हूँ ये डायरेक्ट कोई एविडेंसेस नहीं था सूटन एंड बोवेरी का, इन्होंने जस्ट सजेस्ट किया कि दिस क्रोमोसोम इज बेसिकली ए लॉन्ग सरफेस एरिया which is made up of DNA and the small section of that DNA is basically it is nothing but gene 1, this is gene 2, this is gene 3। तो ये सब जीन है, क्योंकि जीन के नंबर कहीं ज़्यादा होंगे क्रोमोसोम के नंबर पे, तो डेफिनेटली वो क्रोमोसोम के ऊपर जीन होना चाहिए। और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि जीन कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और जीन का नंबर ज़्यादा है क्रोमोसोम के कंपैरिजन में, अब एक एक करके इनके थ्योरी को, इनके स्टेटमेंट को समझते हैं। किनके स्टेटमेंट को? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। पहला